स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल इन्फिनिटी स्टडी में। मैं अजय पांडे। जैसा आप सबको पता है कि मैंने एक स्पेशल बैच चालू किया था एमपी पुलिस के लिए और एमपी जेल प्रहरी के लिए और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए, जिसमें क्या था, ये स्पेशल बैच आरआरबी ग्रुप डी के लिए भी है, क्योंकि ग्रुप डी जैसे आपको पता होगा कि एनटीपीसी और ग्रुप डी का भी एग्ज़ाम डेट आ चुकी है 15 दिसंबर। तो ये हमारा जो बैच है उसके आपके लिए ग्रुप डी के लिए भी उपयोगी होगा। तो मैं उस बैच पे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको वेग के बारे में, त्वरण के बारे में, विस्थापन के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में बताया था। आज वहीं से लेक्चर को आगे करेंगे और आज हम पढ़ेंगे क्या, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस। न्यूटन के गति के नियम क्या होते हैं। न्यूटन्स ने क्या किया, न्यूटन्स जो साइंटिस्ट थे उन्होंने 1687 में अपने बुक पे प्रिंसिपिया नामक बुक थी, उन्होंने न्यूटन्स ने 3 लॉ दिए थे जो लॉज ऑफ मोशन थे। 3 गति के नियम दिए थे जिसे अपन क्या न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन बोलते हैं। फर्स्ट लॉ हो गया, सेकेंड लॉ हो गया, थर्ड लॉ हो गया, ठीक है। तो उसी के बारे में हम आज आपको बताएंगे कि क्या होते हैं, फर्स्ट लॉ क्या होता है, सेकेंड लॉ क्या होता है, थर्ड लॉ क्या होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हम देखेंगे फर्स्ट लॉज ऑफ मोशंस। पहला फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन क्या बोलते हैं। न्यूटन ने बताया कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहेगी। यदि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है, एक समान वेग से गति कर रही है, तो वो एक समान गति से ही अपनी गतिशील अवस्था में ही रहेगी जब तक उसमें कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाता है, ठीक है। ये था उनका स्टेटमेंट। उन्होंने क्या बोला कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है या यदि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो उनकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा जब तक कोई उस पर बाह्य बल, मतलब कि बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाता। ऐसा क्यों होता है? अब इसके चीज़ें जब न्यूटन्स का लॉ देने के बाद इस चीज़ों के बारे में रिसर्च हुई तो पता चला कि एक गुण होता है वस्तुओं में जिसे अपन क्या बोलते हैं, जड़त्व। इसे लॉज ऑफ इनर्शिया, जिसे अपन क्या बोलते हैं, जड़त्व। इनर्शिया क्या होता है, देखिए न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ जो था वो इनर्शिया, जड़त्व का नियम भी बोला जाता है। इसको ध्यान रखिएगा, इसको गैलीलियो ने बताया था। गैलीलियो ने जड़त्व का नियम के बारे में बताया था। इससे जड़त्व का नियम ही बोला जाता है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को जड़त्व का नियम भी बोला जाता है, ठीक है। और ये बल की परिभाषा बताता है, बल की परिभाषा भी बताता है, याद रखिएगा आप, बल की परिभाषा बताता है, ठीक है। जड़त्व क्या होता है, यदि कोई विरामावस्था में है, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है, यदि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो उसकी जो प्रवृत्ति होती है वो बनाए रखती है। जो प्रवृत्ति बनाए रखता है उसी इस गुण को क्या बोलते हैं, जड़त्व बोला जाता है। मतलब कि अवस्था परिवर्तन का जो विरोध करती है, अपोज करती है, अपने जो स्टेट्स, चेंज ऑफ स्टेट का विरोध करती है, जड़त्व का, उसे जड़त्व बोला जाता है। मतलब परिवर्तन करने का विरोध करती है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, इनर्शिया बोला जाता है, ठीक है। तो इनर्शिया जड़त्व हो गया, बल की परिभाषा हो गया, ठीक है। बल की परिभाषा कैसे, बल की परिभाषा से हमको पता चलता है कि बल वह बाहकारक होता है और एक्सटर्नल एजेंट होता है जो किसी भी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने की चेष्टा रखता है, ठीक है। वही उसी को बल बोला जाता है। इसका मात्रक न्यूटन होता है। मैं आपको बताऊंगा आगे कि बल की परिभाषा, मतलब उसका मात्रक कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो ये था फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जो जिसे जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम भी बोला जाता है। बल की परिभाषा बताता है। नियम क्या 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 होता है कि यदि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो वह गतिशील अवस्था में ही रहेगी। यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल नहीं लगाया जाता है, ठीक है। जब तक उसमें कोई बाहरी बल नहीं लगाता है, मतलब कि जो एक्सटर्नल फोर्स है वो क्या होता है, प्रेजेंस नहीं होता है, ठीक है। ये था हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इसका एग्जांपल कैसे देख समझिए आप, कि जैसे आप बस चलती रहती है तो आप सीट में बैठे रहते हैं, तो बस वाला जब अचानक, जो चालक होता है, ड्राइवर होता है, अचानक ब्रेक मारता है तो आपको एक शॉक लगता है, झटका लगता है, जिससे आप आगे की ओर चले, मतलब पोजीशन चेंज हो जाती है, आपकी स्थिति आगे की ओर ढकेल जाती है, आप आगे की ओर चले जाते हैं, झटका लगता है आपको। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा जड़त्व के कारण होता है। क्योंकि क्या होता है कि जब ड्राइवर ब्रेक लगाता है तो गाड़ी की जो स्थिति होती है वो विराम अवस्था में आ जाती है। जो सीट जो होती है वो भी क्या हो जाती है, रेस्ट पोजीशन में। लेकिन जो हमारा शरीर होता है वो गतिशील अवस्था में होता है, तो वो गतिशील अवस्था को बनाए रखता है, उसके परिवर्तन का विरोध नहीं करता। इसलिए जड़त्व के कारण हमें क्या होता है, अचानक से झटका लगता है जिसके कारण हम आगे चले जाते हैं। इसी प्रकार अगर यदि आप
किसी बस में खड़े होते हैं तो बस वाला ड्राइवर जो गाड़ी को आगे बढ़ाता है तो आपको पीछे साइड एक झटका लगता है। ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि ये भी जड़त्व के कारण। क्या होता है कि जब बस का जो टायर्स होते हैं जब आगे बढ़ते हैं, गतिशील अवस्था में होते हैं, तो जो आपकी बॉडी का लोअर पार्ट होता है, पैर के नीचे वाला पार्ट होता है, वो क्या होगा, गतिशील अवस्था में आ जाता है। लेकिन जो बॉडी का अपर पार्ट होता है, ऊपर वाला पार्ट होता है, वो गतिशील अवस्था में नहीं, उसमें विरामावस्था में ही बना रहता है, जिसके कारण हमें झटका लगता है पीछे साइड। ठीक है, इसी प्रकार अगर एक ग्लास है, ग्लास के ऊपर आप ताश के पत्ते के ऊपर एक सिक्का रखते हैं और जब आप ताश के पत्ते को खींच लेते हैं तो सिक्का नीचे चला जाता है। ऐसा न्यूटन का फर्स्ट लॉ के कारण होता है। ठीक है, इसी प्रकार आप कंबल चादर को आप झाड़ते हैं, देखते हैं उसमें डंडे से पीटते हैं, उसको झाड़ते हैं तो धूल वगैरह के कारण नीचे गिर जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऐसा इसलिए होता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के कारण। ठीक है, ये था हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हो गया। अब हम देखेंगे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है? सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, ये पहले तो हम जानेंगे कि संवेग क्या होता है। इसके लिए हमको मोमेंटम के बारे में जाना पड़ेगा। मोमेंटम जिसे संवेग बोलते हैं, इसे P से डिनोट करते हैं, ये होता है mv। किसी भी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग बोला जाता है। ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, याद रखिएगा आप। ये वेक्टर क्वांटिटीज मैंने आपको बताया था, वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं। इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है, जो उसका मात्रक होता है वो होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड। याद रखिएगा, इसका जो यूनिट होती है वो होती है किलोग्राम मीटर पर सेकंड। संवेग क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। किसी भी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या बोलते हैं? संवेग बोला जाता है। ये था संवेग। अब हम देखेंगे लॉ के बारे में क्या होता है। ये बोलता है कि संवेग में परिवर्तन की दर, सेकेंड लॉ क्या बोलता है, संवेग में परिवर्तन की दर जो है वो आरोपित बल के समानुपाती होती है, फोर्स की। और जो संवेग का परिवर्तन होता है वो बल की दिशा में होता है। याद रखिएगा कि संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल के समानुपाती होती है यदि संवेग में परिवर्तन बल की दिशा में होता है। ठीक है, तो ये हमारा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन स्टेटमेंट है कि संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल के समानुपाती होता है यदि संवेग में परिवर्तन की दर बल की दिशा में होता है। ठीक है, तो संवेग में परिवर्तन की दर क्या होती है, देखिए पहला तो P2 माइनस P1 हो गया, तो इसे अपन लिखेंगे mv1 माइनस mvu होगा पहला। तो ये हो जाएगा mv माइनस u बटे समय परिवर्तन है। ठीक है, तो इसे अपन v अपॉन टी क्या हो जाता है, वेग में परिवर्तन की दर क्या होती है, त्वरण होती है। मैंने आपको बताया था ये त्वरण हो जाएगा, इसलिए ma बराबर क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फोर्स हो जाएगा। फोर्स बराबर ma हो जाएगा मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का। यहीं से हम यूनिट निकालते हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी को अपन क्या बोलते हैं, न्यूटन बोलते हैं। ठीक है, ये था बल की मैंने आपको यूनिट बता दिया, न्यूटन होती है। संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल के समानुपाती होता है यदि संवेग में परिवर्तन बल की दिशा में होता है। ये था इसका स्टेटमेंट सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का। एग्जाम्पल जैसे देखिए क्या होगा, एग्जाम्पल क्या होता है कि जैसे आप क्रिकेटर देखे होंगे, क्रिकेटर जो होते हैं क्रिकेट खेलते रहते हैं, उनके पास कैच आता है तो कैच लपकते समय वो हाथों को थोड़ा पीछे ले जाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि ऐसा जब करते हैं तो ये जो टाइमिंग होता है, संवेग में परिवर्तन की जो टाइमिंग होता है, दर होती है, ये बढ़ जाता है, जिसके कारण ये बढ़ने के कारण जो फोर्स, जो मास होता है बॉल का, मास को हमको थोड़ा कम प्रतीत होता है। मतलब जो बॉल का मास होता है वो कम प्रतीत होता है, इसलिए हमें हाथ में चोट कम लगती है। आप हमेशा देखेंगे जो क्रिकेट में खेलते हैं तो कैच करते हैं तो हाथ को हल्का सा पीछे साइड ले जाते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि जो समय है वो ज़्यादा लग जाता है, जिसके कारण जो मास है, मास कम हो जाता है, जिसके कारण हाथों में झटका कम लगता है। ठीक है, तो ये है हमारा एग्जाम्पल सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का। ठीक है, अब हम देखेंगे थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है। अब एक बार आवेग के बारे में बता दूं,
संवेग के बाद कभी कभी आवेग के बारे में पूछ लिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, जो इम्पल्स बोलते हैं आवेग को, इम्पल्स जो होता है, आवेग जो होता है, इसे बोलेंगे संवेग परिवर्तन की दर क्या बताया था हमने, v-u/t। ठीक है, संवेग परिवर्तन की दर होती है तो F बराबर था, मतलब जो ये फोर्स होता है वो फोर्स, जो आवेग को इम्पल्स क्या होता है, F इंटू डेल टी। मतलब जो स्मॉल मैग्नीट्यूड का फोर्स, अगर कोई स्मॉल समय अंतराल के लिए, छोटे समय अंतराल के लिए बड़ा मैग्नीट्यूड का फोर्स अगर किसी भी बॉडी को हिट करता है तो उसे आवेग बोला जाता है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, आवेग बोलते हैं। ठीक है, आवेग बोलते हैं। इसे क्या होता है, बल गुणे समय अंतराल इसका होता है, बल गुणे समय अंतराल, बल गुणे समय अंतराल होता है, इम्पल्स को बोलते हैं बल गुणे समय अंतराल। आवेग बराबर होता है, क्या होता है कि बहुत बड़ा फोर्स, बहुत बड़े मैग्नीट्यूड का फोर्स थोड़े समय के लिए किसी बॉडी पे लगता है तो वहां पे इम्पल्स जनरेट होता है, आवेग जनरेट होता है। जैसे देखिए, अगर इस बोर्ड पे मैं ये फोर्स लगा रहा हूं तो बहुत समय के लिए लगा रहा हूं, लेकिन यदि थोड़े समय के लिए ज़्यादा फोर्स लगा रहा हूं, तो इसमें इसको क्या बोलेंगे, आवेग बोलते हैं अपन। ठीक है, ये आवेग होता है। ये भी क्या है, ये भी एक प्रकार की वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी दिशा हमेशा फोर्स की दिशा में होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ। इक्वल एक्शन हैज अपोजिट रिएक्शन। प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, न्यूटन्स का थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है, इक्वल एक्शन हैज अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन। प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है, जिसे न्यूटन्स के थर्ड लॉ ने बताया था। जो रॉकेट का है, रॉकेट को आप देखे होंगे, जब रॉकेट अपने स्टार्ट होता है, इंजन स्टार्ट होता है तो नीचे की साइड एक प्रेशर लगाता है जिसके कारण वह ऊपर की ओर जा सकता है। मतलब इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं, क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया बल लगता है। इसी प्रकार अगर नाव में आप चढ़ते हैं तो नाव में जब नाव से आप अगर नाव में चढ़े हुए हैं तो अगर नाव से आपको किनारे पे आना है तो नाव की आप पीछे साइड एक फोर्स लगाते हैं, आप एक पीछे साइड एक फोर्स लगाते हैं जिसके कारण आप आगे बढ़ पाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार बंदूक जब आप चलाते हैं तो बंदूक जब गोली चलती है, बंदूक से बाहर जाती है, हमको एक हाथ के पीछे साइड झटका लगता है। इसीलिए ये क्या सब न्यूटन्स का थर्ड लॉ का एग्जांपल है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा न्यूटन्स का जो ये न्यूटन्स ने जो लॉ दिया था 1387 में, प्रिंसिपिया बुक में 3 लॉ दिया था, वो कंप्लीट होता है। एक चीज़ और याद रखिएगा, वे जो मैंने आपको इनर्शिया बताया है, इनर्शिया डिपेंड होता है कहाँ पे, मास पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये मास में डिपेंड होता है। ठीक है, मास पर डिपेंड होता है। अगर किसी भी वस्तु का भार ज़्यादा होता है, जितना अधिक ज़्यादा भार होगा उसका जड़त्व उतना ही होता है। इसीलिए अगर ठेले वाले गाड़ी का जो एक आदमी ठेला खींचता है तो उसको जितना बल का अनुभव, जितना बल लगाता है, यदि वो रेलगाड़ी पे लगाएगा तो उसमें कोई भी जड़त्व तो नहीं होगा। इसलिए रेलगाड़ी को बोला जाता है रेलगाड़ी का जड़त्व ज़्यादा होता है, क्योंकि उसमें मास ज़्यादा होता है। इसलिए रेलगाड़ी जो इनर्शिया होता है वो मास पे डिपेंड करता है, जितना ज़्यादा मास होगा इनर्शिया उतना ही ज़्यादा होता है। ठीक है, ये था न्यूटन्स के गति के नियम। देखिए एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जड़त्व का नियम किस पर आधारित है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ पे आधारित है। बस वाला एग्जाम्पल पूछ लिया गया आपसे कि झटका क्यों लगता है, जड़त्व के कारण लगता है। ठीक है, बल की संवेग में परिवर्तन की दर किसके समानुपाती होती है, बल के समानुपाती होती है। थर्ड लॉ पूछ लिया, रॉकेट किस सिद्धांत पे कार्य करता है, पूछ लिया, नाव किस सिद्धांत पे कार्य करती है, वाला पूछ लिया जाता है। अगर किसी भी वस्तु का द्रव्यमान ज़्यादा है तो उसका जड़त्व क्या होगा, जड़त्व उसका भी ज़्यादा होगा। ये सब एग्जाम्पल में क्वेश्चन में डायरेक्ट एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए। हमारे चैनल में प्लेलिस्ट में और भी फिजिक्स के टॉपिक्स पढ़े हैं तो उनको भी अच्छी तरह से क्लियर करिए और हमारे चैनल पर बने रहिए और सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू।